BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। किसी देश का संविधान उस देश की शासन व्यवस्था का आईना होता है। आईना जितना साफ और सुंदर होगा उतनी ही उस देश की शासन व्यवस्था साफ और सुंदर होगी तथा व्यवस्था जनहित में कार्य करेगी। देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का ज्ञान उस देश के संविधान से होता है। यही लक्षण उस देश के संविधान की विशेषताएं भी होती हैं। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। सभी लोकतंत्री शासन व्यवस्था वाले देशों में शासन का स्वरूप तथा कार्य एक जैसे होते हैं, परंतु सभी देशों के संविधान का रूप और आकार एक समान नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सबसे छोटा है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। इसके विपरीत भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक देश का संविधान वहाँ की परिस्थितियों और को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया है। देश के इतिहास तथा उस देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ संविधान निर्माण को अवश्य प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रत्येक देश के संविधान की कुछ अपनी ही विशेषताएं होती हैं। भारत में संवैधानिक व्यवस्था को क्रियाशीलता प्रदान करने के लिए कैबिनेट मिशन के समझौते के अंतर्गत संविधान का निर्माण किया गया। यह संविधान 9 दिसंबर 1946 को बनना प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। भारत का संविधान अपने अंदर कुछ ऐसी विलक्षण विशेषताएं समाये हुए हैं जो हमें विश्व के अन्य संविधानों में देखने को नहीं मिलती। इसका विस्तृत स्वरूप लचीला और कठोर होना, संघात्मक गुणों के साथ साथ एकात्मक प्रणाली का समावेश होना, ऐसी ही कुछ विशेषताएं हैं। इन विलक्षण गुणों के कारण ही भारत का संविधान अन्य संविधानों की तुलना में अलग है। यद्यपि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन एक तथ्य सर्वविदित है कि परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। समय और परिस्थितियाँ सदैव एक सी नहीं रहती। इसलिए एक अच्छा संविधान उसे कहा जाएगा जिसमें समय तथा परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन तथा संशोधन सरलता से हो। इस विषय में फाइनल का कथन है कि अपने निर्माण के 10 वर्ष पश्चात संविधान पुराना पड़ जाता है, इसलिए कम से कम 10 वर्षों के पश्चात तो संविधान को परिस्थितियों के अनुसार बदल देना चाहिए। भारत के संविधान में समय तथा परिस्थितियों के अनुसार बहुत संशोधन किए गए हैं। भारत के संविधान की अपनी कुछ विशेषताएं तथा लक्षण हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है। संविधान की प्रस्तावना, प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का प्रारंभ एक प्रस्तावना से होता है। संविधान की धाराओं के वर्णन से पहले प्रस्तावना में उन आदर्शों का तथा लक्ष्यों का वर्णन किया गया है जो संविधान निर्माताओं के सामने थे। इन आदर्शों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही संविधान का निर्माण किया गया। वैसे तो संविधान का आरंभ एक प्रस्तावना से करना आधुनिक संविधानों की एक विशेषता बन गया है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जिसका आरंभ प्रस्तावना से होता है। इसके पश्चात विश्व के अनेक देशों के संविधान एक प्रस्तावना से आरंभ होने लग गए। हमारा संविधान उन देशों का प्रतिबिंब है जो दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किए थे। प्रस्तावना के माध्यम से हमें संविधान की शक्ति के अंतिम स्रोत, शासन प्रणाली तथा संविधान के मुख्य उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रस्तावना से हमें ज्ञात होता है कि प्रभुसत्ता का अंतिम स्रोत भारत के लोग हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से आरंभ होती है तथा भारत के लोगों ने ही 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकार, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित किया। भारत में प्रस्तावना में भारत को प्रभुसत्ता संपन्न
लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया तथा 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। संविधान की प्रस्तावना में संविधान के मुख्य उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृभाव के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसमें देश के सभी वर्गों के लोगों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का विश्वास दिलवाया गया है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ साथ व्यक्ति की गरिमा को भी संविधान में शामिल किया गया है। प्रस्तावना का संविधान के लिए वैधानिक तथा कानूनी महत्व भले ही न हो, क्योंकि प्रस्तावना में अंकित उद्देश्य न्याय संगत नहीं है, परंतु प्रस्तावना का मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक महत्व संविधान के अन्य प्रावधानों से किसी भी प्रकार कम भी नहीं है। लिखित और विस्तृत संविधान, रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान इंग्लैंड के संविधान की तरह अंशतः लिखित तथा अंशतः अलिखित संविधान है। इंग्लैंड के संविधान में बहुत कम घटनाएं लिखित रूप में हैं तथा अधिकांश व्यवस्थाएं अलिखित रूप में हैं। इसके विपरीत भारत का संविधान पूर्णतः लिखित संविधान है। संविधान में कोई भी बात अलिखित प्रथाओं, परंपराओं और अनुमानों पर नहीं छोड़ी गई है। 1950 में जब भारत के संविधान को लागू किया गया तो उसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं, 12वें संशोधन द्वारा 10वीं, 73वें संशोधन द्वारा 11वीं तथा 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची संशोधन में संविधान में शामिल की गई। वर्तमान में भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के 448 अनुच्छेदों तथा 12 अनुसूचियों के साथ साथ 122 संशोधन भी हो चुके हैं। जो कि संविधान के भाग हैं। इस प्रकार से भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है तथा विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारत के संविधान में 448, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7, जापान के संविधान में 103, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 तथा चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान केवल लिखित संविधान ही नहीं है वरन सबसे विस्तृत संविधान भी है। इसलिए प्रोफेसर आइवर डैजनिंग का कथन है कि भारतीय संविधान का विश्व का सबसे बड़ा, लंबा और विस्तृत संविधान है। The Indian Constitution is the largest and the almost detailed in the world. प्रोफेसर इवोर जेनिंग्स। भारत का संविधान सबसे लंबा और विस्तृत है। इस संबंध में संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कोमथ का कथन है कि हमारी सभा के लिए हमने जो मुकुट व चिन्ह चुना है वह हाथी है। यह उसके अनुसार ही है कि हमारा संविधान विश्व में निर्मित सभी संविधानों में विशालकाय है। अनेक स्रोतों से लिया गया संविधान। भारतीय संविधान में मौलिकता का व्यापक अभाव पाया गया है। यह एक ऐसा संविधान है जो अनेक लोगों से लिया गया है, अनेक स्रोतों से लिया गया है। वैसे भी हमारे संविधान निर्माता कोई मौलिक तथा आदर्श संविधान बनाने की इच्छा नहीं रखते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो व्यवहारिक रूप से एक आदर्श संविधान सिद्ध हो सके। इस संबंध में डॉक्टर M.P. शर्मा का कथन है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे कोई मौलिक व अद्भुत संविधान खोज निकालेंगे। वे तो एक अच्छा और काम चलाऊ संविधान बनाना चाहते थे। इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए उन्होंने विश्व के अनेक संविधानों से वह सब कुछ लेने का प्रयास किया जो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल था। इसलिए भारत के संविधान को अनेक स्रोतों से लिया गया एक अद्भुत संविधान, वंडरफुल संविधान कहा गया है। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना इंग्लैंड के संविधान से ली गई तो मौलिक अधिकारों और न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की छाप है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं
तो राष्ट्रपति की संकटकालीन स्थितियाँ या शक्तियाँ जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं। भारतीय संघात्मक संगठन पर कनाडा के संघीय संविधान का प्रभाव दिखाई देता है। संविधान में संशोधन करने की विधि तथा राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव विधि पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान का प्रभाव दिखाई देता है। इन सब से बढ़कर भारत के संविधान पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम का प्रभाव है। अतः भारत का संविधान अनेक स्रोतों से लिया गया संविधान भी माना जाता है। अंशतः लचीला व अंशतः कठोर संविधान। इंग्लैंड का संविधान जितना लचीला है, अमेरिका का संविधान उतना ही कठोर है। इन दोनों के विपरीत भारत का संविधान इंग्लैंड के संविधान जैसा लचीला तो अमेरिका के संविधान जैसा कठोर माना जाता है। संविधान के कठोरता तथा लचीलापन इस बात के से जाना जाता है कि उसमें किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। यदि संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सके तो उस संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। इसके विपरीत अगर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल है तो संशोधन के लिए विशेष विधि अपनाई जाती है तो उस संविधान को कठोर संविधान कहा जाएगा। इस विधि के कारण ही देश के संविधान को लचीला और कठोर संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान की धारा 368 में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए किसी एक विधि को नहीं अपनाया गया है, बल्कि 3 प्रकार की प्रक्रियाओं अथवा विधि का वर्णन संविधान में किया गया है। संविधान में कुछ संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ संशोधन संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा कुछ संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से ही किए जा सकते हैं। इस विधि के कारण ही भारत के संविधान को लचीला और कठोर संविधान कहा गया है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यद्यपि इस संविधान को हम इतना कठोर तथा स्थायी बनाना चाहते हैं जितना कि हम बना सकते हैं, परंतु संविधान स्थायी नहीं होते, इनमें लचीलापन अवश्य होना चाहिए। यदि तुम किसी वस्तु को पूर्ण रूप से स्थायी तथा कठोर बनाते हो तो तुम उस राष्ट्र के जीवन तथा जीवित प्राणियों के विकास को रोक दोगे। हम किसी भी अवस्था में संविधान को इतना कठोर नहीं बना सकते जिससे कि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप इसे बदला न जा सके। जबकि विश्व अस्थिरता की अवस्था में तथा हम संक्रमण काल से बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं, तो जो भी काम हम आज कर रहे हैं हो सकता है कि वह कल पूर्ण रूप से व्यावहारिक न हो। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने दोनों के बीच का मार्ग अपनाया। डॉक्टर वेयर के अनुसार भारत का संविधान कठोर व परिवर्तनशील दोनों के बीच का संतुलित मार्ग ग्रहण करता है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान। लोस्की के कथन अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान के तीसरे अध्याय में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक के अनुच्छेदों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है। नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार न होकर केवल साधारण व कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। निजी संपत्ति के मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिए जाने पर अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर निकालने से पूर्व मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेद नागरिकों की समानता का अधिकार से संबंधित है। इस अधिकार के अंतर्गत सभी तरह के भेदभावों को समाप्त कर दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों की निजी स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, तो अन्य अनुच्छेदों में सामूहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार।
अनुच्छेद 23 व 24 में नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर लगाने तथा बेकार करवाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 26 व 28 के तक के अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। धर्म व्यक्ति का निजी मामला है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म मान्य तथा न मान्य, पूजा पाठ, उपासना, धर्म में विश्वास और धर्म परिवर्तन की पूर्ण स्वतंत्रता है। राज्य धर्म के नाम पर किसी को विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं करेगा तथा न ही किसी को उन सुविधाओं से वंचित करेगा। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 में सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति के अनुसार कार्य का अधिकार है। परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, भाषा, वेशभूषा, खान पान की सभी को स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकता है। राज्य विभिन्न तरह की शिक्षाएं संस्थाएं खोलेगा जिनमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। नवंबर 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक नवीन धारा 21(1) से जोड़कर मौलिक बच्चों अधिकारों की सूची में शामिल किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। इसके साथ ही यह प्रावधान भी किया गया है कि बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों के लिए ऐसी उचित सुविधाओं के अवसर भी उपलब्ध करवाए जिनके फलस्वरूप बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। पहले यह प्रावधान राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में स्थापित था। संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 31 में निजी संपत्ति की व्यवस्था की गई है, परंतु 1978 में संविधान के 44वें संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकाल दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि तीसरे अध्याय में वर्णित अधिकारों को उचित विधि के अनुसार लागू करवाने के लिए न्यायालयों की शरण ली जा सकती है। ये मौलिक अधिकार केवल संविधान में वर्णित ही नहीं किए गए हैं, वरन इन अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। संसद मौलिक अधिकारों को केवल सीमित नहीं वरन किसी भी मौलिक अधिकार को समाप्त भी कर सकती है। 1967 में गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, परंतु केशवानंद भारती विवाद में 1971 में संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। ये मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। ये संविधान की अंतरात्मा है। लोस्की का कथन है कि एक राज्य इस बात से जाना जाता है कि उसके द्वारा अधिकारों की व्यवस्था को बनाए रखा गया है। तो ये थे आपके 7 मौलिक अधिकार और उनका वर्णन। उनमें से एक संपत्ति के अधिकार को बाहर निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार मौलिक अधिकार बचे हैं 6। मौलिक कर्तव्यों का समावेश। अधिकार तथा कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। कर्तव्यों के संसार में ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। संविधान के 3 अध्याय में केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। कर्तव्यों का कोई वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए संविधान के 42वें संशोधन 1976 में संविधान के 4थे अनुच्छेद में अनुच्छेद 51(a) को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में नागरिकों के 10 कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में अनुच्छेद 51(a) के तहत हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये कर्तव्य निम्नलिखित हैं।
पहला है संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। सेकंड, उन आदर्शों का सम्मान तथा पालन करना जिन शुभ आदर्शों ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय संघ को प्रोत्साहित किया था। राष्ट्र की एकता, अखंडता का समर्थन और उसकी सुरक्षा करना। राष्ट्र की सुरक्षा तथा आवश्यकता के समय राष्ट्र की सेवा करना। समानता तथा बंधुता की भावना स्थापित करना। भारत की संयुक्त संस्कृति और गौरवपूर्ण विरासत का सम्मान करना। वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवों को सहित प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा व सुधार करना। वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, निरीक्षण व सुधार की प्रकृति अपनाना। सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट होने से बचाना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करना जिससे राष्ट्र प्रगति व उपलब्धियों के उच्च स्तर की ओर निरंतर बढ़ता रहे। यदि आप माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर अवश्य प्रदान करें। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है।